नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। सनातन का अपमान 2024 वाला प्लान। वंदे भारत में आज सबसे पहले बात होगी सनातन की, जो शाश्वत सत्य है, जो अजर और अमर है। आखिर उसका अपमान क्यों? सनातन पर बहस इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरी खबर, INDIA गुम जाएगा, इंडिया गुम जाएगा, देश भारत कहलाएगा। देश के नाम को लेकर उठे विवाद पर खबर होगी, जिसमें यह कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। क्या इंडिया अलायंस मोदी सरकार से डर गई है? इस पर बात होने वाली है। और 6 राज्यों में उपचुनाव 2024 का दाव, जिसे INDIA की पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आज हुए उपचुनाव विपक्षी गठबंधन की किस्मत का फैसला करेंगे? बात इस पर भी होगी। और चौथी खबर आपको दिखाएंगे, त्रिशूल की हुंकार की, दुश्मन खेमे में हाहाकार। कैसे भारतीय वायुवीरों के युद्धाभ्यास से चीन के होश उड़ गए हैं। तफसील से वंदे भारत में इन तमाम खबरों पर बात होगी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे सनातन पर छिड़ी हुई बहस को लेकर। जिस सनातन धर्म का कोई न आदि है न अंत है, वो सनातन जो शाश्वत सत्य है, वो सनातन जो अजर और अमर है, उस सनातन पर सवाल उठाने वाले और अपमान करने वालों को सनातन धर्म को जानने के लिए चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद को जरूर पढ़ना चाहिए। आज सनातन पर बहस इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है और इसकी शुरुआत विपक्षी पार्टियों के 2 नेताओं की बदजुबानी के साथ हुई है। सनातन का अपमान 2024 वाला प्लान। सनातन को कुचलने वाले हो जाएंगे खाक। सनातन के जो हैं दुश्मन, उनका एजेंडा होगा दफन। कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं है, सनातन का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं, ये बात क्यों उठी है? वो इसीलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की ओर से सनातन को लेकर जो कुछ कहा गया, उसी से विवाद खड़ा हुआ। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की जो व्याख्या की, उसे सुनकर किसी भी सनातनी के सीने में उबाल आ सकता है। लेकिन सनातन को रोग बताने वाले उदयनिधि अपनी बात पर कायम हैं। उन्होंने अब तक अपने मुख से बोले गए सनातन को लेकर अपशब्द पर माफी नहीं मांगी है। सवाल है कि आखिर सनातन पर चोट क्यों? सनातन का अपमान करके ही चुनाव जीता जाएगा? क्या इंडिया गुट सनातन को अस्त करके 2024 में अपना उदय करना चाहता है? जो सनातन तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है, उस सनातनी परंपरा पर आघात क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर भी सनातन धर्म ट्रेंड कर रहा है। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आज भारत के हिंदुओं को ये तक लिखना पड़ रहा है। मोदी विरोधी गुट सनातन को चोट पहुंचाकर क्या 2024 में सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा? पीएम मोदी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस सनातन को अजर अमर बताते हैं, जिस सनातन को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो फिर सनातन पर सवाल क्यों? सनातन धर्म को नीचा दिखाने से मिलेंगे वोट। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। और इसलिए सनातन अजर अमर है। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर विवादित बोल पर अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज एक बार फिर से दोहराया कि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है।
दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। बीजेपी ने सनातन विरोधियों को बता दिया है कि जो भी सनातन को कुचलने की हसरत पालेगा खाक हो जाएगा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। गले में जनेऊ लगा करके मंदिर में जाएंगे और हिंदुओं को गाली देंगे, अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा। हिंदुत्व पर टिप्पणी को लेकर इंडिया गुट में नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन राहुल गांधी जहां हिंदू वोटों के लिए मंदिर मंदिर माथा टेकते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण तो कभी टीका लगाते हैं, कभी कश्मीरी हिंदू, कभी दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण बन जाते हैं। उधर सनातन पर मचे घमासान के बीच सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से खुद दखल देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत जो सिर्फ किसी किताब में नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवंशियों के दिलों में बसता है, उस भारत पर सियासी चोट पहुंचाई जा रही है। G20 को लेकर दिल्ली की तस्वीर बदली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से G20 देशों के राज प्रमुखों को 9 सितंबर को डिनर पर बुलाने के लिए जो इन्विटेशन भेजा गया उसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया, लेकिन इस पर कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि मोदी सरकार अलायंस के नाम इंडिया से डर गई है। भारत माता की जय पर सियासी गदर क्यों? कांग्रेस को भारत से ऐतराज, इंडिया पर एतबार। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। देश को इन दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। वैसे भारत इस देश का सबसे प्रचलित, पुरातन और प्राचीन नाम है, लेकिन आज इन दोनों ही नामों पर सियासी बहस छिड़ी है। मुद्दा है कि देश का एक ही नाम रखा जाए और वो नाम हो भारत। 31 अगस्त को जब केंद्र ने विशेष सत्र बुलाया तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों हैरान रह गए। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के साथ ही चर्चा शुरू हुई वन नेशन वन इलेक्शन की। लेकिन आज सुबह एक पत्र आया जिसने सबको चौंका दिया। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से G20 देशों के राज प्रमुखों को 9 सितंबर को डिनर पर बुलाने के लिए जो निमंत्रण भेजा है उसे भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया, जबकि इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इसी तरह भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। G20 से संबंधित जरूरी जानकारियां, बयान और सूचनाएं इसी G20 भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन में G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी इंडिया नाम से डरे हुए हैं। वहीं बीजेपी को भारत का नाम गौरवान्वित करता है, जो कि हर भारतवंशी के लिए गर्व की बात है। तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है,
इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बीते कई दिनों से संविधान से देश के इंडिया नाम को हटाए जाने की मांग उठ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भी संविधान से इंडिया के सफाई की तैयारी कर ली है। इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। प्रदेश में पार्टी पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने जयपुर में पार्टी की बैठक के दौरान एक विवादास्पद बयान दे दिया और कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत माता की जय की बजाय कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएं। देश के नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों से होती हुई बॉलीवुड तक पहुंच गई। अमिताभ बच्चन ने कोई लंबा चौड़ा ट्वीट नहीं किया, सिर्फ लिखा भारत माता की जय। ट्वीट के बाईं तरफ उन्होंने तिरंगा झंडे की इमोजी लगाई और दाईं तरफ लाल रंग के झंडे वाला इमोजी बनाया। इस ट्वीट को प्रेसिडेंट ऑफ भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया शब्द अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें इंडिया शब्द को भारत शब्द से बदल दिया जाएगा। यानी अब संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए इंडिया दैट इज भारत या इंडिया जो भारत है की जगह देश का नाम केवल भारत ही रहेगा। विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि उन्होंने अपने गठबंधन का जो इंडिया नाम रखा है उससे मोदी सरकार डर गई है, इसीलिए ये कवायद की जा रही है। 6 राज्यों में उपचुनाव 2024 का दाव। 6 राज्यों में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसे INDIA की पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर यूं कहे कि उपचुनाव विपक्षी गठबंधन का लिटमस टेस्ट है। सवाल ये कि ये उपचुनाव विपक्षी गठबंधन का 2024 के लोकसभा चुनाव का फैसला करेगा क्या? इन 7 विधानसभा सीटों का समीकरण और उसके मायने समझिए। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और इसी के साथ ही दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इन विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, केरल की पुथुपल्ली, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बोक्सानगर और धनपुर सीटें शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस उपचुनाव को बीजेपी और विपक्षी गठबंधन INDIA दोनों के लिए साख की लड़ाई माना जा रहा है। हालांकि सबकी निगाहें यूपी की घोसी सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बीजेपी और एसपी के बीच की ये सीधी लड़ाई विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लिए भी टेस्ट की तरह है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बनने के बाद ये पहली परीक्षा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। आज मेरा नामांकन भी हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दोबारा चुनाव जो माहौल देख कर ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे। घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी घोसी का उपचुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हाल ही में सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने धुरंधर चेहरे
सुधाकर सिंह पर दाव चल दिया। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का सवाल है। INDIA गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर NDA को इसी तरीके से चुनौती देना चाहता है और यही वजह है कि ये चुनाव अब महज एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि NDA बनाम इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट बन गया। ये उपचुनाव विपक्षी गठबंधन का फैसला करेगा। हर हाल में बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर भगवा लहराना चाहती है। बीजेपी को पता है कि यूपी को साधे बिना दिल्ली की राह आसान नहीं होगी, तो वहीं मुंबई में INDIA की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 का रोड मैप तैयार किया गया। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर उत्तर बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर TMC, बीजेपी और कांग्रेस समर्थित CPI-M के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। 2016 में जहां TMC ने ये सीट जीती थी, वहीं 2021 में बीजेपी ने इस सीट पर बाजी मार ली थी। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने सीट बरकरार रखने के लिए पार्वती दास को मैदान में उतारा है। झारखंड के डुमरी में INDIA गठबंधन उम्मीदवार देवी बेबी का मुकाबला NDA की यशोदा देवी से है। ऐसे ही त्रिपुरा और केरल में भी उपचुनाव की जंग 2024 के लिहाज से बेहद अहम है। कुल मिलाकर INDIA और NDA में इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये तो नतीजे आने के बाद साफ होगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लिए ये उपचुनाव करो या मरो की लड़ाई जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी और इन 23 याचिकाओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ, इस दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक पहलुओं से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम पर चर्चा की। आइए आपको डिटेल्स दे देती हूं। दरअसल मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे पर चर्चा की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अकबर लोन के हलफनामे में ये बात होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया कि वो बयान को वापस ले रहे हैं और वो आतंक का समर्थन नहीं करते हैं। इसी बीच में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील यानी कि राजीव धवन कहते हैं कि आर्टिकल 370 एक समझौता है, संविधान में आपको कई समझौते मिलेंगे। और राजीव धवन इसके साथ ये भी कहते हैं कि संविधान बनाने का एक प्रोसेस है और इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की दलील ये थी कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले 73 सालों में आर्टिकल 370 पर काम नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम फैसले को सुरक्षित रखते हैं और अगर कोई पक्ष मामले में कुछ और कहना चाहता है तो वो अगले 3 दिन तक कोर्ट को लिखित में अपनी बात सबमिट कर सकता है। बहरहाल की दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के साथ ही और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को रिजर्व कर लिया, इसे सुरक्षित रख लिया है।